दोस्तों नमस्कार। जब कभी कोई काम करना होता है तो उसके पहले बड़ी तैयारियां करनी पड़ती हैं। तब भाई किसी के यहाँ शादी हो तो काफ़ी दिनों पहले से तैयारियां हो जाती हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, सब बिल्कुल ठीक रहे। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि 4 तारीख को जब सीएलसी साहब के यहाँ मीटिंग थी जी, सभी यूनियंस की और आईबीए वाले भी थे, सब लोग आए थे। उसकी पहले से ही तैयारियां हुई। 3 तारीख को यूपीओ ने बड़ी गंभीर मीटिंग की कि भाई कोई चूक न होने पाए। लेकिन 4 तारीख को जो मीटिंग हुई और उसका जो आउटकम सिग्नेचर के साथ सबका आया, मतलब भाई जाहिर सी बात है, जब मीट होगी तो मीट का जो भी होगा आउटपुट वो सबके साइन के साथ होगा, वही माना जाएगा। उसमें तमाम बातें इधर उधर की हुई, एक भी बात भाई पेंशनर्स की नहीं हुई, पेंशन अपडेशन की एक भी बात नहीं हुई, यहाँ तक कि एक्सग्रेशिया रिव्यू की भी बात नहीं हुई भाई साहब। हाँ, क्या हुआ कि रेजिडुअल इश्यूज हैं, इस पर हम बात करते रहेंगे, इस पर भाई बात करते रहेंगे, केवल इतनी बात हुई है। अब रेजिडुअल इश्यूज में हम ही लोगों के सारे इंतजाम हैं, सारे सब काम हम ही लोगों के हैं, रिटायरीज़ के ही हैं। उनका केवल एक मामला है 5 डेज़ बैंकिंग का। 5 डेज़ बैंकिंग की बात उन्होंने अलग से मेंशन भी की है। आप चिट्ठी देख लीजिए भाई, आपने देखी भी होगी, मैं फिर आपको दिखा देता हूँ। कोई बात बैंक पेंशन अपडेशन की नहीं हुई, इवन एक्सग्रेशिया की भी नहीं हुई, किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई है रिटायरीज़ के मामले में जी। ये स्थिति है एक तरफ। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जिन बैंकों को सींच करके आप यहाँ तक लाए और आप पेंशनर बने, उन बैंकों के बारे में हमारे आदरणीय जो है वित्त मंत्री महोदया ने अभी क्या कहा है। उन्होंने तो ये कह दिया सीधे सीधे कि नेशनलाइजेशन से कोई लाभ नहीं है और सब ऐसा, मतलब कुल मिलाकर के प्राइवेटाइजेशन हम करने वाले हैं, ये उनके मुंह से ऐसा करके निकल गया। और इस पर किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की, बड़े शीर्ष नेताओं ने। हाँ, केवल एक व्यक्ति ने ये जरूर कहा, एक व्यक्ति ने केवल टिप्पणी अपनी की कि ये बात इनको जो है किस नज़र से इन्होंने कही है नहीं मालूम। उन्होंने तो यहाँ कह दिया कि अगर आपको ये दिख नहीं रहा कि नेशनलाइजेशन के बाद महिलाओं की स्थिति में कितना सुधार हुआ, कृषि में कितना सुधार हुआ, उद्योग में कितना सुधार हुआ और तमाम देश में कितना सुधार हुआ, अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप अपने चश्मे का नंबर ठीक कराएं। ये बात कही है इंडियन बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट श्री RN शुक्ला जी ने, जो AIBOC के यानी कि ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के जो है नेशनल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, यूपी और उत्तरांचल के महामंत्री भी हैं। तो ये जो है उन्होंने केवल टिप्पणी में ये अपने बात कही, बाकी कोई कुछ कह ही नहीं पाता। यही बात है कि आमतौर से उनको सेटलमेंट वगैरह में साइन वाइन कराने के लिए अवॉइड करते हैं कि शुक्ला जी न जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं पता नहीं क्या कह देंगे सही बात तो बड़े साहब नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि अभी भी हमारी लोगों की यही स्थिति है। मैं केवल ये बताना चाहता हूँ, आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि वहाँ CLC के यहाँ तक तो कुछ कह नहीं पाते बैठ करके। भाई CLC एक थर्ड पार्टी है। IBA में मान लीजिए साहब लोग बैठे हैं, आपको थोड़ा डर लगता है, यहाँ तो दोनों लोग बैठे हैं, CLC भी सामने बैठा है, यानी एक तरीके से कोर्ट है, कोर्ट के सामने आप सही बात कह सकते हैं। आपने कोई बात पेंशन अपडेशन की नहीं उठाई, आपने रेजिडुअल इश्यूज़ की नहीं उठाई। रेजिडुअल इश्यूज़ का मामला था कि विदिन 6 मंथ ये सारा इमिकेबल सोल्यूशन निकाल लिया जाएगा। कितने दिन हो गए? सालों साल हो गए भाई साहब जी। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, मार्च 24 में आपका सेटलमेंट हुआ, अप्रैल में आपका रिव्यू होना था, 24 में अप्रैल को भी एक्सग्रेशिया रिव्यू नहीं हुआ, 25 में भी नहीं हुआ और कोई चर्चा भी नहीं। कुल मिलाकर के पेंशनर्स की बात कहने वाला कोई नहीं। और कोर्ट की स्थिति यह है कि आप देख रहे हो कि MC सिंगला साहब चले गए हैं, इसके अलावा बसंत बानकुद्रे साहब चले गए। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल बताया आपके जो टिप्स पर रखा है, पता नहीं कितने लोग चले गए, कई पेटिशनर जा चुके हैं भाई साहब। अच्छा, हम लोग घर में बैठ के क्या करते हैं? हम लोग घर में बैठ के देखा करते हैं कि क्या हो गया और क्या नहीं। हमारा अपना रोल नहीं हम लोग देखते हैं कि हमने क्या किया या हम क्या कर रहे हैं, हमको ये भी भाई साहब देखना होगा। तो कुल मिलाकर के हमारा लोगों का यानी बैंक पेंशनर्स का कोई 75 नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं भाई साहब। तो हमको लोगों को तो भाई खुद ही कुछ करना पड़ेगा। अब लौट करके तो भाई न तो बसंत बानकुद्रे साहब आएंगे, न MC सिंगला साहब ऊपर से आएंगे। जितना वो कर गए हैं उसी को हम बचा लें, उसी से हम लोग आगे चल करके कोई नतीजे ले लें। हमको लोगों को तो यही करना है।
तो मैंने आपसे ये निवेदन किया था भाई साहब कि कहीं ना कहीं देखिए, जो काम करता है सरकारें करती हैं। अब निर्मला सीतारमण जी ने, माननीय वित्त मंत्री महोदया जी ने जो ये भी कह दिया कि नेशनलाइजेशन से कोई लाभ है नहीं, बनी सब कुछ बेच दो, उसी से लाभ है। अरे भैया कैसे लाभ है? इंडियन बैंक ऑफिसर यूनियन के मैंने बताया कि जो नेशनल प्रेसिडेंट आर एन शुक्ला साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये टिप्पणी निर्मला सीतारमण जी के लिए साफ साफ कहा, ये टिप्पणी उस व्यक्ति ने कही है जो कि माननीय मोदी साहब के कैबिनेट में जो है वित्त मंत्री बनी हुई हैं और अपने प्रदेश यानी आंध्र प्रदेश से एक सीट भी सरकार को नहीं दिला सकती, एक सीट भी बीजेपी को नहीं जितवा सकती। जो व्यक्ति ये नहीं, इतना उसका जो है जनता में पैठ है, इतनी विद्वान व्यक्ति है, उसका ये स्टेटमेंट है कि साहब नेशनलाइजेशन का कोई मतलब नहीं। ज़रा उस समय की परिस्थितियाँ देखें निर्मला सीतारमण जी, उस समय के बारे में देखें हम कहाँ पर थे, हमारे खेतों की स्थिति क्या थी, महिलाओं की स्थिति क्या थी। हरित क्रांति की बात तो बाद में आई, यही सब जब नेशनलाइजेशन हो गया उसके बाद, वरना ये जितने बैंक थे ये केवल पूंजीपतियों के बैंक थे, उन्हीं के लिए काम करते थे, उसके बाद ही जनता के लिए काम किए हैं। माननीय मोदी साहब ने जो है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो जनधन योजना, अन्य योजनाएं जो निकाली, वो सारा इम्प्लीमेंट करने का काम पब्लिक सेक्टर बैंक को जाता है। डाटा देख लीजिए। अरे भाई, उड़ीसा में तो जो है मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दे दिया कि प्राइवेट बैंकों को हटाइए, इसमें ये सारा अकाउंट तक हटा लिया, वहाँ से सारा पैसा निकाल लिया वहाँ से, कि किसी प्राइवेट बैंक में अब नहीं रहेगा, क्योंकि ये कुछ भी सरकारी स्कीम को इम्प्लीमेंट ही नहीं करते। जो जन कल्याण की स्कीम्स होती हैं सरकार की, उसका सबको इम्प्लीमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक ही करता था, करता है अभी तक। कोई प्राइवेट बैंक उसमें दिमाग नहीं लगाती। क्यों लगाएं? तो मैंने पिछली बार आपसे निवेदन किया था जी, क्योंकि आज 6 तारीख हो गई है, और आज इसलिए भी निवेदन आपसे अतिरिक्त कर रहा हूं कि आज आखिरी दिन है भाई साहब। किस चीज़ का आखिरी दिन है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर आप पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनेंगे, मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप राजनीति करने लगे सब छोड़ करके, लेकिन अपना दखल तो रखें। जिस मोबाइल पर आप दिन भर हिंदू, मुस्लिम, कांग्रेस, बीजेपी करते हैं, और वो भी किस पर करते हैं? जो कि बैंक वेलफेयर के जो ग्रुप बने हुए हैं, रिटायरीज़ के ग्रुप बने हुए हैं, बैंक एसोसिएशन के ग्रुप बने हुए हैं, इस पर बैंक की बात, आपस की बात करने के बजाय हिंदू, मुस्लिम, कांग्रेस, बीजेपी और ये सब अमेरिका और पाकिस्तान करते रहते हैं। उस पर आप अपनी बात भी तो कभी कहें। इसी मोबाइल के एक इस्तेमाल के लिए मैंने आपसे निवेदन किया था, जिसका आज आखिरी तारीख है, यानी कि 6 नवंबर है। 6 नवंबर किस चीज़ की डेट है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश में 5 ऐसी जो है विधान परिषद की सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, एमएलसी की सीट के लिए, जिनको केवल ग्रेजुएट ही लोग जो इसमें खड़े होंगे, ग्रेजुएट लोग ही इसको वोट देंगे। इसमें वोट हर बार बनना पड़ता है, ये बात मैंने पिछली बार बताई थी। ये आपके वोटर कार्ड से नहीं होता कि आप हो गए तो हर बार वोट देंगे। इसमें प्रत्येक बार जब भी चुनाव होता है आपको फिर वोटर बनना पड़ता है आवेदन करके। तो इस बार भी मैंने कहा था ये ऑनलाइन व्यवस्था हो गई है, मैंने लिंक डाला था। हालांकि मैं इस बार भी डाल रहा हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जो कि आप जो है उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग की साइट पर जा कर के आप मतदाता आज बन सकते हैं, ताकि आपके बीच का प्रतिनिधि, बैंकर प्रतिनिधि, मेरा एक ही निवेदन, बाकी हमारा कोई निवेदन नहीं, कि बैंकर का जो भी प्रतिनिधि खड़ा होगा निश्चित रूप से खड़ा होगा। आप ये समझ लीजिए, एक व्यक्ति तो आपका विधान परिषद में पहुंचे, ठीक है, लोकसभा में जब पहुंचेगा तब पहुंचेगा जब लोकसभा के चुनाव होंगे, लेकिन विधान परिषद में स्नातक सीट से, पढ़े लिखों की सीट से जी, एक तो आपका व्यक्ति पहुंचे जो आपकी बात वहां उठाए, चिल्लाए, रोए आपके लिए, हड़ताल करे आपके लिए, सदन न चलने देने की धमकी दे, वहां सदन न चलने दे, कि जब तक पेंशन अपडेशन एंड आरबीआई लाइन नहीं होता, बैंकर्स की बात नहीं सुनी जाती, 5 डेज नहीं होता है, एनपीएस को ओपीएस में कन्वर्ट नहीं होता, तब तक हम सदन नहीं चलने देंगे। यार कहे तो कम से कम अपनी बात, लेकिन आपकी बात कोई कहने वाला नहीं है। यहाँ तक कह दिया जाता है कि बैंक वाले सब बेकार हैं, यहाँ तक कि कह दिया जाता है, इन्हीं वित्त मंत्री महोदया ने कहा था साहब कि साहब ये हुआ है नोटबंदी में बैंक वालों ने कोऑपरेट नहीं किया, ये तमाम नेताओं ने कहा, इसका हम लोग कुछ नहीं कर पाए, जबकि एक बैंक वालों ने रात जुट कर के जितना सरकार के पक्ष में, जब भी सरकार कोई भी सरकार रहे, हम सरकार के टूल्स हैं समझ लीजिए, लेकिन हम देश हित भी देखेंगे। तो हमने सरकार के हित में ही काम किया है, हमेशा किया है, और आज भी कर रहे हैं। जो सरकार कहती है वो काम जरूर करते हैं, लेकिन सरकार का ही एक नुमाइंदा आकर के हमको क्रिटिसाइज़ करे और गलत तरीके से, ये बात बैंकर्स बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो प्लीज़ आज ही
आज ही भाई साहब निर्वाचन आयोग की वो जो लिंक है उस पर हम भेज रहे हैं अपने, इस पर जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर जाकर के आज ही ग्रेजुएट जो है मतदाता बने विधान परिषद के लिए, एमएलसी के चुनाव के लिए। अगली बार जो चुनाव होगा 2026 में, चुनाव तो 2026 में है, बस अगले साल 1 साल अभी है, तो मतदाता तो आप बने रहे हैं, आप निर्णायक भूमिका में तो बने रहे हैं। सरकार सब देखती है, डाटा उसी के पास होते हैं कि बैंक वालों के कितने मतदाता बने हैं, यानी ये कितना निर्णय लेने की हैसियत में है, इनकी क्या हैसियत है, वोट बैंक इनके पास कितना है, क्योंकि अब संख्या गिनी जाती भाई साहब, ज्ञान नहीं। एक अंगूठा लगाने वाले का भी वोट एक ही होता है नॉर्मली, मतलब, और जो आईएएस आईपीएस और बड़े विद्वान होते हैं उनका भी एक ही वोट माना जाता है। लेकिन यहाँ ग्रेजुएट के मामले में जो है केवल ग्रेजुएट ही खड़ा होगा चुनाव में, ग्रेजुएट ही वोट देगा। तो प्लीज़ आज ही जाकर के साइट पर, यानी कि लिंक पर जाकर के आज ही आप मतदाता बने ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। एक कोई तो आदमी, आपका 5 आदमी तो जाएं उत्तर प्रदेश से। अरे 5 आदमी हंगामा करी खड़ा करने के लिए बहुत हैं, एक बहुत है जो सरकार को ये सोचने को विवश करेगा कि ये खाली ऐसे नहीं है, ये देश में इन्होंने योगदान किया था, इनके लिए कुछ हमें करना चाहिए, सोचना चाहिए। आपने देखा, मैं आपको डीए के बारे में बता दूं, डीए के बारे में बहुत ज़्यादा उम्मीद ना करें, लेकिन इतना ज़रूर उम्मीद कर सकते हैं रिटायरीज़ की जब फरवरी में आपके डीए का मतलब है डीआर जब आपका रिवाइज़ होगा, तो मोटा अंदाज़ा मैं बता सकता हूं, अभी तक सीपीआई इंडेक्स और उसका एवरेज सब देखते भालते हुए, कि आपको 60 और 70 के बीच में आपके स्लैब बढ़ेंगे। ये मेरा अपना अंदाज़ा है, लगभग ऐसे रहेगा, तो कुछ 19-20 फ्लैक्चुएट भी करेगा कि बहुत ज़्यादा नहीं करता। तो 60 और 70 के बीच, मैक्सिमम 70 और मिनिमम 60 स्लैब आपके पेंशनर्स के बढ़ेंगे आपके फरवरी में। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार फिर किसी अन्य अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।